जय हिंद फ्रेंड्स। आज आपको इतिहास के बारे में बताएंगे जो क्लास 7 की एनसीईआरटी चैप्टर नंबर 6 है। इसमें हम क्या पढ़ेंगे, नगर व्यापारी और शिल्पीज के बारे में इसमें हम जानकारियां रखेंगे। नगर व्यापारी और शिल्पीज के बारे में अब एक इसमें पढ़ने से पहले हम समझें कि यह जो चैप्टर हम बता रहे हैं, जो चैप्टर पढ़ाएंगे हम आपको, यह लगभग 800 शताब्दी से लेकर जितने ऑल ओवर बदलाव हुए हैं, जितने चेंजिंग आए हैं, इनके बारे में हम एक एक करके मध्यकाल के जितनी चेंजिंग आए हैं हम उसको आपको बताएंगे। अब इसमें बताने से पहले समझते हैं कि कोई भी अगर यात्री, कोई भी अगर बाहर से कोई व्यक्ति अगर आ रहा है तो यहाँ के लोग के बारे में क्या सोचेगा, कैसे लिखेगा, तो यह उसमें एक प्रकार से कह सकते हैं कि निर्भर ये होता है कि वह नगर कैसा हुआ, कैसा रहा होगा। जिसे कह सकते हैं एक मंदिर नगर भी हो सकता है, एक प्रशासनिक केंद्र भी हो सकता है, और एक पत्तन नगर भी हो सकता है, जो बंदरगाहें हो सकती है, क्योंकि यह ज़्यादा होने का मतलब वहीं पे मतलब कह सकते हैं केंद्रित होना, लिखना होता है। तो वह एक प्रकार से कह सकते हैं कैसा भी हो, वहाँ के जैसे वहाँ के जलवायु या वहाँ के लोग रहने के हिसाब से वो लिखेगा। ऐसे मान लीजिए जैसे कि आज हमारे भारत में अगर कोई बाहरी लोग आया तो इस यहाँ की जो संस्कृति है, जो कल्चर है, इसके बारे में वो लिखने का कोशिश करेगा, क्योंकि यह ज़्यादा पॉपुलर है या लोग ज़्यादा ध्यान देते हैं। ठीक है, तो ये कह सकते हैं कि इनके बारे में था। अब हम समझते हैं कि प्रशासनिक केंद्र जो होते हैं, प्रशासनिक केंद्र कई प्रकार के होते हैं। जैसे हम समझते हैं चोल साम्राज्य के बारे में दिया हुआ है इस चैप्टर में। चोल साम्राज्य कहाँ था, ये कावेरी नदी के पास में था। मतलब कह सकते हैं चोल साम्राज्य जो बसा हुआ था, यह कावेरी नदी के आसपास क्षेत्रों में नदी था, पाया जाता था। यह जो चोल साम्राज्य था, यह चोल साम्राज्य ये जो कावेरी नदी है, ये कावेरी नदी यह क्या था, यह बारहमास बहने वाली नदियाँ थी। बारहमास मतलब ये होता था 12 महीना ये लगातार बहती थी। यहाँ की जलवायु कह सकते हैं कि वहाँ की जो पैदावार जो होता था, यानी मिट्टी उसकी काफ़ी उपजाऊ होती थी। यहाँ अनाज जो है, यहाँ खाने के लिए ये कहते हैं, इसीलिए चोल साम्राज्य काफ़ी संपन्न माना जाता था, क्योंकि वहाँ से काफ़ी अनाज या वहाँ के कर इकट्ठा करने के लिए ये लोग को अच्छा पैसा मिलता था। अब भाई जरूरी है, अगर कर इकट्ठा करेंगे पाएंगे तब यह आगे चल के वो अपना विस्तार कर सकते हैं, अपने साम्राज्य का विस्तार कर सकते हैं। ठीक है, तो ये कावेरी नदी जो था यहाँ का काफी उपजाऊ माना जाता था। इसकी राजधानी जो थी, ये चोलों की राजधानी कहाँ थी, ये चोलों की राजधानी थी तंजावुर थी। इनकी राजधानी कहाँ थी, यह तंजावुर थी। ठीक है, ये तंजावुर थी। मगर यह चोल साम्राज्य में सबसे प्रतापी राजा कौन माना जाता था, यह राजराजेश्वर थे। राजराजेश्वर तो मंदिर बनवाए थे। शासक जो थे, राजा राज प्रथम को माना जाता था। यह राजराजेश्वर मंदिर बनवाए थे। जो इनकी घंटियां जो होती थी, यह कह सकते हैं कि यहाँ के लोग कावेरी नदी के आसपास के क्षेत्रों, मान लीजिए ये नदियां हैं। अब इस क्षेत्र में जैसे ये घर बने हैं, तो इस क्षेत्र में जब ये मंदिर जब बनी है, तो इस क्षेत्र के, अब ऐसे बता दे रहे हैं, इस यहाँ के जो लोग रहते थे, यहाँ की घंटियां जो होती थी, यह बराबर सुनाई देती थी, लोगों को सुनाई देती थी कि वहाँ की घंटियां, राजराजेश्वर की मंदिर की घंटियां जो होती थी वह काफ़ी सुनाई देती थी। अब इनके बारे में काफ़ी जानकारियां हमको मिलती थी, जैसे कि लेखों पर लिखा हुआ शिलालेख जो होते थे, जो पत्थर पे लिखे हुए लेख। ऐसे ही कह सकते हैं कि यहाँ के जो मंदिर बनाए जाते थे, जो ये मंदिर ये बनाए जाते थे कावेरी नदी में, जो मंदिर
जब मंदिर बनाए जाते थे, इनके इनके पास जो होते थे, जो इनमें चित्रकारी जो लोग किए हुए थे, जिसमें इसमें के काफ़ी लोग चित्रकार थे, तो वहाँ इनमें चित्र बनाए हुए थे। मतलब मान लीजिए कि जैसे कि मान लीजिए ये मंदिर बना देते हैं भाई, ये मंदिर बना दी, मान लीजिए फरारा हो गया, तो ये मंदिर बना दिया। अब इसमें क्या है, छोटा 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 लेख लिखा जाता था, चित्र बनाया जाता था, जैसे मोर का चित्र बना दिए और अदर अदर प्रकार की अपने मतलब जैसे कह सकते हैं कि वहाँ जो लेखक जो होते थे वह उसमें राजा के बारे में लिखते थे, राजा के बारे में लिखते थे, तो वहाँ की संस्कृति के बारे में लिखते थे। ये काफ़ी लिख के वह मतलब कह सकते हैं कि अपने या अपने राजाओं की भावनाओं को लिखते थे, यानी जो बताते थे वो लिखते थे, उनके शासन के बारे में लिखते थे, ये सब लिखते थे। ये काफ़ी प्रचलन भी हुए थे, इसीलिए शिलालेखों में इसे मिला है। शिलालेखों में इनके बारे में मिला हुआ है। शिलालेख क्या होता है इसके बारे में तो हम आपको बताए हैं। शिलालेख हुआ होता है जैसे कि किसी भी ठोस धातु पे खुदा हुआ या खोद कर, मतलब खोद कर या छीनी हथौड़ी से उस पर चोट आहत करके उस पर लिखा हुआ लेख को शिलालेख कहा जाता है। ठीक, ये हो गया आपका। तो इस जो कह सकते हैं कि यहाँ कई प्रकार के लोग रहते थे, जैसे कि कह सकते हैं कि यहाँ बाजार सिस्टम था। जैसे कि भाई जरूरी है कि अगर साम्राज्य अगर बड़ा है तो वहाँ मार्केटिंग सिस्टम हुआ होगा, क्योंकि बाजार छोटे छोटे बाजार हुआ करते थे। अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए वह जाते थे, लेते थे सामान, उसके बाद वहाँ कह सकते हैं कि जैसे कुछ लोग बढ़ई, कुम्हार, अपने यानी किसान, ये सब लोग अपने अनाज को बेचने के लिए जाते थे, कुछ अपनी वस्तुओं को बेचने थे, कपड़े बेचते थे, ये सब उनका आवागमन लगा हुआ रहता था। ठीक है। और यहाँ जो होते थे, यहाँ काफ़ी यहाँ इस साम्राज्य में कह सकते हैं कि राजमहल भी थे। राजमहल थे। राजमहल में राजा जब बैठते थे, राजा जो बैठते थे कि जैसे मान लीजिए कि एक सभा समिति, ये सभा के लिए एक बना दिया गया कि भाई यहाँ हम राजा बैठेंगे एक महल के तौर पे, महल। तो वहाँ जैसे छोटी छोटी बातें या और जो बातें होती थी उसके बारे में वह अपनी फैसला सुनाते थे, अपने में न्याय करते थे, वहाँ करते थे ये इस चोल साम्राज्य में। ठीक है, इतना आपको समझ में आया? ठीक है, ओके। एक एक करके हम आपको बताते चलेंगे। ये हो गया, जल्दी तो नहीं मिटा दी है। ठीक है, अब मंदिर, अब इसमें समझते हैं, दूसरे में समझते हैं। दूसरे में क्या समझेंगे हम? मंदिर नगर और तीर्थयात्री के बारे में। मंदिर नगर और तीर्थयात्री के बारे में अब समझने से पहले हम ये समझते हैं, इसको समझने से पहले कि मंदिर कौन बनवाएगा भाई? मंदिर हम आप या वैसे आदमी तो बनवा नहीं सकता, आम आदमी, क्योंकि मंदिर में पैसा लगता है। मंदिर में पैसा लगता है तो बनवाएगा कौन? राजा बनवाएगा, जो वहाँ के कह सकते हैं जिम्मेदार मतलब कह सकते हैं बड़े खेत तो जिसके पास थे, यानी जमींदारी जो चलती थी, जो बड़े लोग होते थे वह बनवाते थे। और इसमें बनाने का एक मुख्य कारण ये भी होता था कि वहाँ के लोग जब रहते थे तो राजा की गुणगान को गाया करते थे कि भाई राजा ये मंदिर बनवाया है। एक प्रकार से कहीं कहीं तो ये भी कहा गया है कि राजा को एक क्या बोलते हैं कि एक कह सकते हैं कि एक भगवान के रूप में यानी बोला गया है। ठीक है, तो यही समझते हैं हम। इसमें दिया हुआ है, क्या दिया है? मंदिर नगर और तीर्थयात्री के बारे में। तो ये जब शासक मंदिर को बनवाते थे तो इसमें सबसे बड़ी चीज़ ये होती है कि यहाँ सामाजिक, आर्थिक और गतिविधियाँ काफ़ी होती थी कि मंदिर जब बनेगा, मान लीजिए
मंदिर में अगर मंदिर बनेगा तो यहाँ के लोग, यहाँ जब रहने वाले लोग काफ़ी तरक्की करेंगे। तरक्की क्या करेंगे कि वहाँ के जो पुरोहित लोग होते हैं, और पुरोहित लोग, और उसके बाद कह सकते हैं कि जो माला फूल बेचने वाले, प्रसाद बेचने वाले, कुछ भोजन कराने वाले, काफ़ी लोग का विकास हुआ। क्योंकि यहाँ पे जब एक प्रकार से कह सकते हैं कि आर्थिक और सामाजिक रूप, दोनों रूपों में इन्हें देखा जा सकता है हम लोग मंदिरों को। तो यहाँ जिसे मान लीजिए ये मंदिर हो गया। अब ये क्या हुआ कि यहाँ के अब बताइए, यहाँ से अब यहाँ पे बाजार लगेगा, यहाँ मार्केट लगेगा, यहाँ भी लगेगा, यहाँ भी लगेगा। अब दूर दूर से लोग अगर आएंगे, दूर दूर से मान लीजिए ये आते हैं, यहाँ आते हैं तो रहने के लिए आएंगे। अब यहाँ दर्शन करेंगे कुछ दिन, एक आध दिन या 10 मिनट या 15 मिनट कैसा भी करके रहेंगे, तो यहाँ की चीज़ों को, वस्तुओं को काफ़ी वो अपने प्रयोग में लेंगे। जैसे मान लीजिए खाना है, खाना खाएंगे, उसके बाद दर्शन करेंगे, खाना खाएंगे, प्रसाद लेंगे। तो यह क्या होता है कि वहाँ रहने वाले लोगों के बारे में, रहने वाले लोगों के लिए आर्थिक व्यवस्थाएं काफ़ी अच्छी होने लगी थी। तो इसीलिए राजा को एक प्रकार से कह सकते हैं कि जो मंदिर स्थापित करते हैं उनको उस प्रजा ने, या उनकी प्रजा जो होती थी, वह काफ़ी अच्छा सम्मान के तौर से समझती थी, मानती थी। ठीक। तो और ये जैसे कि आज के एग्जाम्पल में हम क्या समझेंगे, जैसे कह सकते हैं कि जैसे ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती की दरगाह जो राजस्थान में है, ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती की जो है ये राजस्थान में है। और के बाद ये समझे सोमनाथ की मंदिर देखते हैं, तो ये काफ़ी प्रचलन अब हमारे यहाँ मैहर भी हैं। तो ये जैसे धार्मिक केंद्र जो होते हैं, मंदिर होते हैं, ये काफ़ी अर्थव्यवस्थाओं को अच्छा बनाते हैं, समझिए, अच्छा बनाते हैं। मतलब कि वह रहने के लिए, खाने के लिए वह सभी चीज़ें हो जाती है। जैसे वृंदावन हो गया, और क्या हो जाएगा भाई, तिरुपति हो जाएगा। तो ये सब होता है। ठीक। तो ये मंदिर नगर, ये दोनों मंदिर नगर, भाई मंदिर बनेगा तो ये नगर में भी परिवर्तित हो जाएंगे सब। कहते हैं कि यहाँ एक नगर बसने लगेगा, जब मंदिर बनेगा तो एक नगर बसने लगेगा, सब साथ में रहना चालू हो जाएंगे, मान लीजिए नगर में। ठीक। बसना जब चालू कर देंगे, इतना समझ में आया। और तीर्थ यात्री भाई आएंगे तो वहाँ रहेंगे, उस चीज़ को इस्तेमाल करेंगे, अपने पैसा देंगे, तो काफ़ी वो हो जाएगा। ठीक। अब ये समझते हैं। अब हम क्या समझ रहे हैं, अब हम समझेंगे इसमें छोटे नगरों का संजाल कैसे हुआ। संजाल मतलब जुड़ाव, लगाव कैसे हुआ एक दूसरे का, हम इसको समझते हैं। छोटे नगर, इसमें क्या समझे हैं, 8वीं शताब्दी से ही छोटे छोटे नगरों का जुड़ाव होने लगा था। 8वीं शताब्दी से ही छोटे छोटे नगरों का जुड़ाव होने लगा था, जिसमें से जैसे छोटे छोटे गांव से मिलकर ही नगरों का विकास हुआ था। आठवीं शताब्दी से का होने मतलब कह सकते हैं 8वीं शताब्दी से ही यहाँ के जो नगरों का विकास होने लगा। और नगरों का विकास कैसे हुआ भाई, छोटे छोटे गांव से ही होगा ना। नगर कैसे बनेगा, एक हमारा छोटा छोटा गांव है, एक अलग अलग है। अब ये एक दूसरे के इकट्ठा होंगे तो ये नगर में परिवर्तित हो जाते हैं। जिससे कि मान लीजिए दूसरा स्केच इस्तेमाल करते हैं, मान लीजिए ये नगर हो गए। अब गांव जो होते हैं, ये गांव छोटे छोटे गांव मिलकर क्या होंगे, नगर में परिवर्तित हो जाएंगे। ये छोटे छोटे नगर बड़े नगर के संजाल, ये संजाल मतलब कह सकते हैं कि जुड़ाव हो जाता है, छोटे छोटे गांव में हो जाते हैं। ये यहाँ पे जब छोटे छोटे गांव नगर में परिवर्तित होते हैं तो यहाँ पे एक मंडिका, क्या है, मंडपिका जो होते हैं, मंडपिका समझते हैं पहले।
मंडीपिका क्या होती थी, मंडीपिका जो होती है नगर में, यह एक बाजार होता था। जैसे कि आगे यह चल के इसके क्या कहा जाएगा मंडी। मंडी नाम सुने होंगे आप लोग, मंडी नाम सुने होंगे। मंडी जो होती है यह एक मार्केट बाजार होती है, जैसे साग सब्जियां और के बाद ये चावल गेहूं खाने की वस्तुओं को बेचा जाता था यहाँ पर, ठीक। और ये मंडविका को कहा जाता था। इस जगह को जो ये मंडी जो होती है, मान लीजिए कि एक प्रकार से हम समझते हैं, मान लीजिए ये मंडी है, इतने में ये पूरे क्षेत्र को क्या कहा जाता है, इसे क्या कहा जाता है, मंडी। इसे क्या कहा जाएगा, मंडी कहा जाएगा, मंडी कहा जाएगा। और अब ये फुल क्षेत्र को मंडी कहा जाता है। अब मान लीजिए ये बीच में ऐसे कह के, ये ऐसे करके ये रास्ते गलियां बना दी गई हैं। अब यहाँ क्या है, यहाँ पे क्या है, ये मान लीजिए दुकान लगाई गई, ये दुकान, ये दुकान, ये दुकान, ये। अब इसको क्या कहा जाएगा, हाट कहा जाएगा या हट कहा जाता है, ठीक है, हाट या हट। इस क्षेत्र को जैसे कि इस गली के क्षेत्रों को, जो ये गलियां जो गई हैं, इस क्षेत्र को हाट कहा जाता है, हाट या हट दोनों कहा जाता है, हाट या हट कहा जाता है, ठीक है। इतना समझ में आया आपको। और इस क्षेत्र के जो यहाँ के जो मंडी, जो ये मंडी लगती है, जो यहाँ के हाट जो रहते हैं, मतलब कह सकते हैं कि इस क्षेत्र को हाट कहा जाता है, जो गलियों में दुकानें लगी होती हैं। अब ये दुकान लगी है, मंडी लगी है, इसका एक मतलब ये होता है, क्या इसमें कोई देखने वाला नहीं तो रहा होगा, क्योंकि यहाँ के जो सामंत या बड़े लोग रहते थे, राजा रहते थे, कुछ लोग ने यहाँ के आसपास जो अपने मकान को होकर ये मतलब कह सकते हैं कि ये अस्थायी रूप से रहने लगे थे। अब रहने लगेंगे तो भाई जरूरी है कि अगर यहाँ रहने लगे तो यहाँ से ये सब अपने कब्जे में कर लेंगे। क्या मतलब कि यहाँ से वो कर इकट्ठा करेंगे, कर लेने की कोशिश करेंगे। कर के रूप में भी लोगों को चुकाना पड़ता था। यहाँ के जो सामंत लोग रहते थे कर वसूलते थे, और वो कुछ जो होते थे, जो ये एक मिनट, कर जब लेते थे, कुछ मंदिर में भी दान देते थे। कुछ परसेंट जो होते थे ये मंदिरों में दान देते थे। मंदिर का, जैसे कि मंदिर में अगर जब दान देंगे तो भाई वहाँ के जो प्रसाद होता था, मंदिर को बनवाने का काम, कुछ रिपेयर का काम, और के बाद वहाँ के यज्ञ, ये सब चीज़ के बारे में मतलब कह सकते हैं कि कुछ जो कर से इकट्ठा हुए पैसे होते थे वह उस चीज़ में लगाया जाता था, ठीक। ये कर के रूप में, ठीक। अब ये कह सकते हैं कि इस क्षेत्र के जब लोग कुछ रहते थे, ये मंडी, अब समझ में आया ये सब। ये देखते हैं, फिर से हम आपको समझाते हैं। 8वीं शताब्दी से ही नगरों का विकास होने लगा था। और ये आगे चल के नगर का विकास कैसे हुआ, कि छोटे छोटे गांव बनकर ये नगरों में परिवर्तित हुए। जब नगर परिवर्तित हुए तो वहाँ एक प्रकार से अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए या कुछ अपने खाने के योग्य चीज़ें लेने के लिए वह एक जगह बनाया गया, जिसे क्या कहा जाता था, उसे कहा जाता था मंडीपिका जो था, मंडीपिका। और बाद में क्या कहा जाने लगा, इसे कहा जाने लगा मंडी। कहा जाने लगा। मंडी के क्षेत्र को मतलब एक प्रकार से चारों कोर से ये जो मंडी क्षेत्र के बगल ये जो दुकानें लगी जाती थी, ये गलियों में जो दुकानें लगती थी, इसे कहा जाने लगा हाट या हट कहा जाने लगा, ठीक। और यहाँ के कुछ क्षेत्र में लोग रहते थे जो कर वसूलते थे, पैसा कौड़ी लेकर, मतलब कुछ अपने पास रखते थे, खुद मंदिरों में दान देते थे, मंदिरों के लिए, ठीक।
इतना समझ में आया आपको? अब हम आप समझाते हैं, अभी हम समझते हैं बड़े और छोटे व्यापारी। बड़े और छोटे व्यापारी के बारे में हम समझते हैं। इसमें कई प्रकार के व्यापारी हो सकते हैं। जैसे कह सकते हैं कि छोटे और बड़े व्यापारी व्यापारी हो सकते हैं। इसमें से कोई और छोटा व्यापारी होता है। तो कई प्रकार के व्यापारी माने जाते हैं। व्यापारी जो होते थे एक जगह से दूसरी जगह या जाना पसंद करते थे। एक जगह से दूसरी जगह जब चलते थे तो ये क्या होता था, मान लीजिए अगर यहाँ से प्रयागराज से अगर चल रहे हैं, अगर चलते 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 चला गए, कहाँ चले गए, अगर दिल्ली अगर चले गए, यहाँ प्रयागराज से अगर दिल्ली जा रहे हैं तो यह बीच में इन लोग को, जैसे रास्ते में काफ़ी दुर्गम पहाड़ियाँ होती थी और जंगल होते थे, ये सब की वजह से ये बचते थे। जब साथ में चलेंगे तो चोरों लोगों से काफ़ी बचाव हो जाता था ये लोगों को। इसीलिए ये एक गैंग बनाकर ये साथ में चलने की कोशिश करते थे। ठीक है, जैसे कि जब ये मंडी के पास जब लगभग ये पहुंच जाते हैं तो यह मंडी में जब पहुंचते हैं तो यहाँ की, जैसे कि वह मंडी, जैसे मान लीजिए एक मंडी होती थी जो अभी हम आपको बताए हैं। जैसे मंडी अगर यहाँ पहुंच गए, अगर मंडी मान लीजिए दिल्ली आ गए, तब यहाँ से जब ये मंडी में अपना सामान रख देंगे, अपनी दुकानें लगा देंगे, अपना सामान बेचने की कोशिश करेंगे, बेचते रहेंगे, तो यहाँ से एक प्रकार से एक आदमी होता था जो क्या था ना, ये लोगों के बारे में, मतलब ये लोग की वस्तुओं को पहले से बात कर लेता था कितने में आप बेचेंगे। एक प्रकार से कह सकते हैं कि दलाली कह सकते हैं, एक एजेंट के रूप में वह काम करता था कि आपको कितना बेचना है। जैसे कि कोई भी अगर घोड़ा है, अगर घोड़े बेच रहा है तो बता देगा भाई 5,000 का बेच रहे हैं। तो अब वो ये जो होता था, जो एजेंट होता था, यह एजेंट जब होता था, यहाँ से वो लोग को 5,000 से प्लस करके बेचवा देता था, तो कुछ उसका भी बच जाता था। इसीलिए वो एक प्रकार से एजेंट रखते थे। ठीक, आज भी हैं, कहीं भी अगर चले जाइए आप देखिए, तो कोई आ जाएगा, बोलेगा भैया हम इतने में करवा देंगे आपका काम, तुरंत हो जाएगा आपका काम, तो उसके सहारे भी कराया करते थे। अब ये जब चलते थे तो ये काफ़ी दूर तक जाते थे। जैसे कि समझते हैं कि एशिया तक, एशिया तो है ही है, एशिया में जैसे दक्षिण पूर्व एशिया पहुंच जाते थे, अफ्रीका महाद्वीप पहुंच जाते थे। ये काफ़ी दूरों तक मतलब अपना सफ़र चालू करते थे। ठीक, दक्षिण पूर्व एशिया तक पहुंचते थे, जैसे चट्रियार, मारवाड़ी, ये सब काफ़ी, चीन हुआ, जापान हुआ, ये सब काफ़ी जगह ये जाते थे अपने व्यापार को करने के लिए। जैसे वहाँ से क्या लाते थे, जैसे हाथी दांत हो गया, सोना चांदी हो गया, उठा के लाते थे। अब यहाँ से अपनी वस्तुओं को लेके जाके बेचते थे। जैसे यहाँ से इंडिया में क्या था, मसाला माना जाता था, मसाला हो जाता था। और उसके बाद और कई वस्तुओं को अपने साथ में वह लेकर जाके बेचते थे। सूती कपड़ा होता था, इंडिया का सूती कपड़ा काफ़ी माना जाता था भारत के हमारे, और तो वो लेके जाते थे वहाँ से, सोना चांदी, हाथी दांत, ये सब काफ़ी चीज़ों को, बहुमूल्य चीज़ों को लेकर आते थे। ये काफ़ी प्रचलन में माना जाता था। ठीक, अब ये हमारा हो गया, अब ये चौथा हो गया। अब हम समझते हैं क्या पांचवा के बारे में। पांचवे के बारे में हम क्या समझते हैं, नगरों में शिल्प। शिल्प के बारे में, शिल्प में कह सकते हैं कि जैसे कि बिदरी शिल्प जो होती थी, बिदर जो होता था, बिदरी शिल्प जो होता है, यह एक स्थान है जो बिदरी शिल्प माना जाता है। वहाँ के लोग को काफ़ी एक प्रकार से काफ़ी मतलब योग्य और अपने अनुभव को, मतलब अपने अनुभव से काफ़ी अच्छी वस्तुओं को बना देते थे। जैसे कहते तांबा और चांदी को मिलाकर वह काफ़ी अच्छे धातु को बनाते थे, जिसे बिदरी शिल्प भी कहा जाने लगा था। बिदरी शिल्प जो होती थी, यह लगभग तांबे और चांदी के वस्तुओं से यह बनाया जाता था, इसलिए इनका नाम बिदरी शिल्प कहा पड़ा गया। इतने अच्छे बनाए जाते थे। और यहाँ के जब ये बनाते थे तो यहाँ के लोग भी काफ़ी मतलब कह सकते हैं कि यहाँ भी एक प्रकार से जब ये बनाकर
जब ये बनाकर बिदरी लोग जब ये अपने वस्तुओं को बनाते थे, तांबे और चांदी को मिलाकर ये बनाते थे जो वस्तुओं को अच्छा से, और ये लेके कहाँ जाते थे, बाजार में जाते थे, बाजार में जाते थे तो यह बेचा जाता था। जब बेचते थे तो यहाँ कई प्रकार के व्यापारी आते थे मार्केट में। जब मंडी में जब होता था, मंडी में कई प्रकार के लोग होते थे, जैसे कि बढ़ई होते थे, राज मिस्त्री होते थे, राज में सुनार हो गया, लोहार हो गए। ये अपने बनाए हुए चीज़ों को, अपनी वस्तुओं को लेकर यह काफ़ी लोग आते थे, उस जगह बनाते थे। क्योंकि वहाँ जो होता था एक मार्केट के तौर पे रहता था। भाई कोई भी चीज़ हो, अगर कहीं भी अगर जनता या पब्लिक रहेगी तो वो अपनी चीज़ को, वस्तुओं को लेने के लिए, भाई जैसे हमारे क्षेत्र में है, अगर मार्केट नहीं रहेगा तो हम कहाँ अपनी आवश्यकताओं की चीज़ों को ले पाएंगे। इसीलिए वहाँ भी अलग अलग प्रकार के मार्केट बनाए गए थे। मतलब बनाए गए मार्केट एक ही थे, मतलब कहीं कहीं सब लोग आते थे उस मार्केट में, सब लोग आते थे। काफ़ी लोग अपनी आवश्यकताओं की चीज़ों को बेचने के लिए और आवश्यकताओं की चीज़ लेने के लिए भी आते थे। ठीक, अब ये समझ में आया आपको? ये काफ़ी अच्छे माने जाते थे बिदरी शिल्प, इसलिए इनका नाम भी बिदरी शिल्प के बारे में पड़ गया था। चांदी और तांबे की जड़ाई के लिए काफ़ी प्रसिद्ध माने जाते थे। ठीक, अब ये हम समझते हैं आकर हम्पी के बारे में। हम्पी के बारे में आपने सुना होगा, हम्पी क्या है? ठीक, हम्पी के बारे में आपने सुना होगा। क्या था हम्पी? ये कहाँ थी हम्पी? यह हम्पी जो है कृष्णा और तुंगभद्रा नदियों की घाटी में स्थित है। कृष्णा और तुंगभद्रा नदी के घाटी में स्थित है। क्या स्थित है? ये जो है हम्पी। ठीक है, हम्पी जो थी यह विजयनगर साम्राज्य की राजधानी मानी जाती थी। विजयनगर साम्राज्य की क्या थी? राजधानी। राजधानी मानी जाती थी, विजयनगर साम्राज्य की राजधानी मानी जाती थी। इनकी जो विजयनगर साम्राज्य जो थी, हम्पी जो इनकी किलेबंदी जो होती थी ये काफ़ी अच्छा मानी जाती थी। काफ़ी अच्छा कह सकते हैं कि उच्च कोटि की थी। यहाँ पर आपको सीमेंट, गारा जो मिट्टी का बनाया जाता था, गारा, और उसके बाद ये किसी भी प्रकार की गोंद वोंद का कोई इस्तेमाल नहीं हुआ था। सिर्फ क्या था, वो एक प्रकार से हम्पी जो होता था, हम्पी जैसे कि मान लीजिए एक ईंट है, मान लीजिए ये बनाया गया है, तो ये बनाया गया है। अब ये मान लीजिए हम समझाते हैं आपको, ये एक दूसरे को फंसा कर बनाया गया था। मतलब एक ईंट है, एक दूसरे को कटिया माफित ऐसे से फंसा कर ये काफी बढ़िया बनाया गया था हम्पी। ठीक, अब यहाँ पे इसमें क्या था, सीमेंट बालू और गारा ये सब का चिपकाने का कोई माध्यम नहीं था, ये खाली फंसा कर एक दूसरे को बनाया गया था। इसीलिए कहते हैं ये इसकी जो किलेबंदी थी यह उच्च कोटि की मानी जाती थी। कोटि की
माने मतलब कह सकते हैं उच्च कोटि की यह इस किलेबंदी काफी मानी जाती थी हम्पी की। इन इन जगह में शाही महलों में, जो शाही महल जो थे यहाँ राजा के, यहाँ विजयनगर साम्राज्य में जो राजा रहते थे उनके शाही महलों में क्या था, मेहराब, गुम्मद, ये सब पाए गए हैं। मेहराब मतलब मेहराब जो डिजाइन बनाया जाता था घर के ऊपर, और गुम्मद जो कलश माफित होता है, गुम्मद जो ऊपर बनाया जाता था, जैसे कह सकते हैं कि गुम्मद हम समझते हैं जैसे मंदिर में बनाया जाता था ना, आज भी बनाया जाता है, बनाया क्या जाता था। मान लीजिए ये गुम्मद है, इस पे कुछ रख दिए, अब ये है, तो ये गुम्मद भी बनाया जाता था, उसमें उसका साक्ष्य मिला है। ये जो हम्पी था ये काफी बाग बगीचे, हरे हरे प्रकार की, मतलब कह सकते हैं कि एक प्रकार से एक बाग बगीचा यानी बढ़िया समृद्ध शहर माना जाता था विजयनगर साम्राज्य यहाँ पे था। ठीक, अब इसका पतन कब हुआ, इसका पतन 1565 ईस्वी में हुआ था। 1565 ईस्वी में हुआ था, ठीक है। इसका पतन हो गया विजयनगर साम्राज्य की, जैसे कि इनका काफी लोग कई राजवंशों का आक्रमण इनको झेलना पड़ा, इसीलिए ये एक खंडर में परिवर्तित हो गए थे विजयनगर साम्राज्य। ठीक है, इतना समझ में आया आपको हम्पी हम्पी के बारे में। ठीक, हम्पी कहाँ स्थित है, कृष्णा और तुंगभद्रा नदी के घाटी में स्थित हम्पी है, जो हम्पी विजयनगर साम्राज्य की राजधानी मानी जाती है। इनका जो विस्तार जो है लगभग इनका जो कह सकते हैं इनकी राजधानियां जो बनाई गई, कब बनाई गई थी, ये हमें बनाई गई थी 1336 ईस्वी में। 1336 ईस्वी में इनकी राजधानी बनाई गई थी हम्पी में विजयनगर साम्राज्य की। और यह इसकी किलेबंदी जो होती थी उच्च कोटि की मानी जाती। क्यों मानी जाती थी कि क्योंकि यहाँ ईंटा मतलब गारा सीमेंट बालू ये सब का इस्तेमाल है, एक दूसरे को फंसा कर बनाया गई दीवार होती थी। ठीक है, इतना आपको समझ में आया। इसका पतन कब हुआ था, 1565 ईस्वी में पतन हुआ था। 1336 ईस्वी में विजयनगर साम्राज्य की राजधानी हम्पी मानी जाती थी। इतना आपको समझ में आया होगा। ठीक, अब हम क्या समझते हैं, सूरत, इसको थोड़ा मिटा देते हैं, हम आपको समझाते हैं। इतना आपको समझ में आया है। इधर ले लेते हैं। ठीक, अब हम समझते हैं क्या, हम समझते हैं सूरत पश्चिम का प्रवेश द्वार है। किस लिए है भाई, किस लिए पश्चिम का प्रवेश द्वार माना जाता है। सूरत जो है यह गुजरात का एक प्रसिद्ध शहर माना जाता था, प्रसिद्ध शहर माना जाता था, क्योंकि यहाँ पे जो लोग आते थे, यहाँ से अरब सागर जो होते, अरब सागर तक पहुंचने का एक मुख्य रास्ता माना जाता था। अरब सागर पहुंचने का एक क्या है, एक मुख्य रास्ता माना जाता था। क्या था, सूरत गुजरात का शहर था, मतलब कह सकते हैं कि गुजरात का एक प्रसिद्ध शहर माना जाता था। क्या था, यहां से जो अरब सागर तक पहुंचने का, यहां से क्या था, एक मात्र द्वार था, एक मात्र द्वार माना जाता था। ठीक है,
सूरत जो था ये गुजरात का एक प्रमुख नगर था। यहाँ अरब सागर पहुंचने का एक मात्र प्रवेश द्वार माना जाता था, क्योंकि यहाँ अरब सागर से काफी व्यापार होता था। यहाँ से काफी जहाजें खड़ी होती थी, यहाँ लगभग सैकड़ों जहाज यहाँ पर खड़ी हो जाती थी उस समय। ठीक है, ये अरब सागर का एक प्रमुख द्वार भी माना जाता था। ठीक है, अरब सागर माने के लिए। और यह मक्का का, ये समझिए, ये भी पूछ सकता है आपका, सूरत जो था यह मक्का का प्रवेश द्वार भी माना जाता था, क्योंकि भाई जाहिर सी बात है यहाँ से काफी लोग जहाज आती थी, यहाँ से काफी तीर्थयात्री जो होते थे मक्का जाने के लिए एक रास्ता होता था। यहाँ से जहाजों पर बैठकर, वहाँ जहाजों से बैठकर अरब सागर से, सूरत से जो था बैठकर कहाँ जाते थे, ये मक्का जाते थे। मक्का का प्रवेश द्वार भी कहा जा सकता है। इतना समझ में, सूरत का पश्चिम का प्रवेश द्वार इसलिए भी कहा जाता है क्योंकि यहाँ से एक गुजरात का एक प्रमुख नगर माना जाता है सूरत को। यहाँ से काफ़ी जहाज़ें आती थी, यह अरब सागर के पास स्थित है। यहाँ से काफ़ी जहाज़ें आती थी, यह अरब सागर के पास स्थित है। उसके बाद यह मक्का का भी प्रवेश द्वार माना जाता है। मक्का का प्रवेश द्वार माना जाता है, इसलिए माना जाता है क्योंकि यहाँ के जहाज से लोग, यहाँ के तीर्थयात्री जहाज पर बैठ कर मक्का जाते थे। ठीक, इतना आपको समझ में आया होगा। अब बाद में इसके पतन के बाद कौन आया था? इसके पतन के बाद आ गया कौन सा? अहमदाबाद आ गया था। कुछ समय बाद अहमदाबाद अपने अस्तित्व में आने लगा था। और ये जो अरब सागर से व्यापार करते थे, लगभग पश्चिम एशिया हो गया, यहाँ तक के व्यापार यहाँ से काफ़ी होते जाते थे। इतिहासकार जैसे कहते हैं, अंग्रेजी इतिहासकार ओविगटन ने 1689 ईस्वी में मान लीजिए ओविगटन जो थे, गठन, ये गलत हो जाएगा। ओविगटन जो थे ये 1689 ईस्वी में, इन्होंने 1689 ईस्वी में सूरत में, कह सकते हैं, इन्होंने कहा था ये लगभग सैकड़ों जहाज यहाँ पर खड़े हुए मिलते थे। ठीक है, सैकड़ों जहाज यहाँ पे खड़े मिलते थे। इनका पतन कब हुआ था? सूरत का पतन मतलब कह सकते हैं कि सूरत में इतने जहाज़ों का आना गमन कब बंद हुआ, इनका पतन कब से शुरू हुआ? यह लगभग 17वीं शताब्दी के आसपास माना जाता है। 17वीं शताब्दी के पतन, पास मतलब 17वीं शताब्दी के आसपास माना जाता है इनका पतन शुरू हो गया था। ठीक है, इतना आपको समझ में आया? क्या समझ में आया आपको? सूरत का पश्चिम द्वार के बारे में बताएं। पश्चिम द्वार इसलिए माना जाता है क्योंकि यह सूरत जो है गुजरात का प्रमुख शहर के रूप में था। यह शहर जो था ये अरब सागर के पास में स्थित है। वहाँ से आवागमन व्यापार के माध्यम से काफ़ी लोग आते थे। जैसे एशिया के साथ काफ़ी दूर के लोग व्यापार करते थे, दक्षिण अफ्रीका, ये सब काफ़ी लोग आते जाते थे। ठीक है, ये सब के बारे में दिया हुआ, ये आते जाते थे। और ये मक्का का भी प्रवेश द्वार माना जाता है क्योंकि यहाँ हज यात्री आते जाते रहते थे, इसलिए मक्का का प्रवेश द्वार माना जाता था। इसका पतन 17वीं शताब्दी से
पास शुरू हो गया था। 17वीं शताब्दी के आसपास इसका पतन शुरू हो गया था। और विकेटन जो थे ये अंग्रेजी इतिहासकार माने जाते हैं। इनका कहना था कि यह 1689 ईस्वी में इनका कहना है कि यहाँ पे सैकड़ों जहाज खड़े हुआ करते थे, इतना बड़ा विशाल माना जाता था। ठीक, अभी हम समझते हैं, इसको हम समझते हैं, ये वाला समझेंगे, 8वां वाला। ठीक, अब इसमें क्या समझे, जोखिम भरा दौर मसूलीपट्टनम के लिए चुनौती। मसूलीपट्टनम के बारे में इसमें हम क्या समझेंगे, मसूलीपट्टनम या मछलीपट्टनम, इनका एक ही नाम माना जाता है। ठीक है, ये 17वीं शताब्दी के दौरान ये हालैंड वासियों ने इस पे काफ़ी कब्जा करने के लिए बारे में इसमें समझा था। हालैंड वासी मतलब कह सकते हैं ये हालैंड और इंग्लैंड की कंपनियां जो होती थी, ये दोनों लोग मिलकर, हालैंड और इंग्लैंड की कंपनियां, ईस्ट इंडिया कंपनियां, इस पे एकाधिकार पाने के लिए ये अपने आप की होड़ किए हुए रहते थे कि हम ये इस पे शासन करेंगे, हम करेंगे, क्योंकि यह क्षेत्र काफ़ी मसालों के प्रति, ये सब के प्रति काफ़ी अच्छा माना जाता था। ठीक है, ये हालैंड वासियों ने, यहाँ के किले को हालैंड वासियों ने बनवाया था। ठीक है, देखने के लिए धन्यवाद। छोटा सा चैप्टर था, आपको अच्छे से बताएं।